हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे दोस्तों क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग सेट डिस्कस करेंगे दो। ठीक है ना, सेट दूसरा हम लोग डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। पहला सेट ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोडेड है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद सेट 2 भी देखेंगे। ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सेट पहले देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आया है। ठीक है, कोई भी सेट पहले देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पहले देख रहे हैं तो इसके बाद उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैंने ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो वार्षिक परीक्षा का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर ऑलरेडी आपका चैनल पे अपलोडेड है। एक आपका जो चौथा सेट अपलोड नहीं किया हूं वो भी मैं करूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव सेट भी देखना जरूरी है। ठीक है ना, तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपका जो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो 20 तारीख का झारखंड बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है ना, 20 मार्च 2023 यानी कि परसों, आज हो गया 18 तारीख और परसों यानी कि 20 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है ना, तो सबसे पहले फटाफट, ऐसे पहले मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही तो फटाफट रिवीजन करने के लिए आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं। जो पहला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, पहला आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए कि इसका मतलब एक ऐसे सरकार से होता है। ठीक है ना, इसका आंसर ध्यान से देखेंगे कि निरंकुशवाद का जो मतलब होता है एक ऐसे सरकार से होता है या ऐसे शासन व्यवस्था से होता है ना, जिस पर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई लगाम नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश कहा जाता है। ठीक है, जो कि अत्यंत रूप से केंद्रीकृत होती है तथा सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है ना, तो पहला आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया था। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया था, तो निम्नलिखित कारणों से किया था। पहला कारण यहाँ पे क्या था कि महात्मा गांधी जी जो थे अहिंसा और शांति के समर्थक थे। ठीक है ना, लेकिन जब उनको सूचना मिला कि जो चौरा चौरी के जो पुलिस थाने हैं वहां आग लगाकर करीब 22 सिपाहियों को हत्या कर दिया गया है, तो परेशान हो गए थे। ठीक है ना, और उन्हें अब इस बात का विश्वास न रहा कि वो लोगों को शांत रख सकेंगे। ठीक है ना, और ऐसे में उन्होंने क्या सोचा कि असहयोग आंदोलन जो है उसको वापस लेना ही जो है सही उन्होंने समझा हुआ है। तो पहला कारण यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए दूसरा कारण यहाँ पे ख में आप देखेंगे, यहाँ पे पहला कंप्लीट हो चुका है। ख में आप यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है वो जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना, अमृतसर में हुआ था बैसाखी के दिन। ठीक है, सबको याद होगा दोस्तों। तो महात्मा गांधी जो थे वो जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को पुनरावृत्ति यानी दोहराना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, इसलिए 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का फैसला किया, या वापस ले ही लिया था। ठीक है ना, वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये दूसरा जो ख पार्ट है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग यहाँ पे इस मॉडल पेपर का तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो तीसरा जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों यहाँ पे उसको देखेंगे, सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि ये जो आपका जो है मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है पहला मॉडल सेट का, उसमें ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो है इसका आंसर दे चुका हूं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं या सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है ना, इससे संबंधित वहां पे जो पूरा इसका आंसर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे उसको आपको देखना पड़ेगा। अब मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव सेट 1 है दोस्तों, आप उसको देखेंगे, वहां पे इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि जो राजनीतिक दल है उसका मतलब क्या होता है, उससे क्या समझते हैं और इसके घटक क्या क्या होते हैं, कितने घटक होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल होते हैं जो तो ठीक है ना, तो एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके सदस्यों में एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसी नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, और जो देश के विभिन्न समस्याओं पर एक मत होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे संगठन को, ऐसे समूह को हम लोग राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो राजनीतिक दल के विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न दलों के अलग अलग नीतियां और अलग अलग सिद्धांत भी होते हैं। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मोदी जी का पार्टी है, ठीक है ना, मान लीजिए मोदी जी जिस पार्टी जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी,
तो उनसे सहमत होने वाले लोग, उनको समर्थक जो होंगे, उनके पार्टी से सहमत रखने वाले उनसे जुड़ेंगे, और जो उनके विचारों से प्रेरित नहीं होंगे, उनके विचारों से सहमत नहीं होंगे, उनके पार्टी से क्यों जुड़ेंगे? जिस पार्टी से आप मतलब मान लीजिए सहमत होते हैं उससे जुड़ते हैं या उसको आप वोट देते होंगे, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दोस्तों कि उदारवाद किसे कहते हैं, उदारवाद भूमि किसे कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले उदारवाद का परिभाषा यहाँ पे लिख देना, यही पूछा जाता है। तो उदारवाद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता या कि आजादी। एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता का केंद्रीकरण है ना, सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का विरोध करता है और लोगों की स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, ठीक है ना। तो आपका उदारवाद का परिभाषा हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों यहाँ पे कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है ना, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसे खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसे खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं दोस्तों अनेकों प्रकार के जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं छोटा नागपुर में, ठीक है ना। ये हमारे झारखंड का ही इलाका है, तो इसी वजह से खनिज का भंडार के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ प्रमुख रूप से कौन सा मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, तांबा मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा और कोयला मिलता है, ठीक है ना। तो इतने सारे जो अनेकों प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो 6 नंबर तक का क्वेश्चन आपको फटाफट समझ में आ गया होगा, रिवाइज कर चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों यहाँ पे कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो जब हम अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है, कुल आय है, टोटल इनकम, उसको हम क्या करते हैं अपने देश की कुल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से, आबादी से विभाजित करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो प्राप्त राशि होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय या कि औसत आय, एवरेज इनकम के नाम से जानेंगे। ऐसी को लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं, ठीक दोस्तों। तो यहां तक दोस्तों आपका जो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम फटाफट आप देख चुके होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी जो हम लोगों ने बात किया दोस्तों, वो हम लोग बात कर रहे थे 2 नंबर वाले सवाल। तो 5 को सवाल 7 मैंने बता दिया, लेकिन कोई 5 ही आपको बनाना रहता है, ठीक है ना। तो 2 बच्चे आपको 10 नंबर यहाँ से ले लेना है, ठीक है। 7 में से आपको कोई 5 नंबर का जवाब देना है, 2-2 नंबर का है, तो 5 दूना का 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम लोग जो बढ़ेंगे 3 नंबर वाले सवाल, यहाँ पे भी 7 सवाल डिस्कस करूंगा, जिसमें से आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है, ठीक है ना, किन्हीं 5 का जवाब देना है, 3-3 नंबर वाले, ठीक है ना। सेक्शन बी हो गया ये वाला, ठीक है, ये आपका सेक्शन बी है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से आपको 15 नंबर ले लेना है, ठीक है। हम लोग को पहले से पता है यहाँ दोस्तों कि पहला सेक्शन से 10, ठीक है, दूसरा सेक्शन से 15 और तीसरा से 15, टोटल आपका 40 नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपने शासन, है ना, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग आप अपने शासन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे, 3 अंक की प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अपने शासन, है ना, अपने शासन क्षेत्र, है ना, अपने शासन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया, ठीक है ना। नेपोलियन ने क्या परिवर्तन किया, क्या बदलाव किया, तो हम लिखेंगे निम्नलिखित सुधार किया। पहला क्या किया, जन्म आधारित जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कानून के सामने सबकी बराबरी, है ना, सबकी बराबरी का नियम को लागू कर दिया, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ठीक है ना, सुरक्षित बनाया गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पॉइंट अब देखेंगे कि जो यातायात है ना, यातायात और संचार के जो साधन है, जो व्यवस्था है, उनमें भी सुधार किया गया था, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आपके पास कि मानक नाप तौल के पैमाने पर चलाए गए, है ना, पैमाने जो है चलाए गए और राष्ट्रीय मुद्रा भी चलाई गई थी, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी कि आसान बनाया गया, सिंपल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन का 6ठा पार्ट है, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को आपका आंसर झलक जाएगा दूर से ही और मार्क्स आपको नहीं कटेंगे, मेन पॉइंट आपको देना है, ठीक है ना, आपको 3 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। और आखिरी पॉइंट क्या है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जो वस्तुओं, है ना, जो वस्तुओं और पूंजी का जो आवागमन होता था, ठीक है ना, उसमें सहूलियतें दी गई थी। तो आपका यहाँ देखिए
टोटल मैंने 7 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो जो पॉइंट आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखे हैं सारा लिख देंगे, और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि सारे के सारे पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है पहला यहाँ पे कंप्लीट होता है शॉर्ट आंसर के लिए। अब इसी सेक्शन का हम लोग 3 अंक वाले सेक्शन का है दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो फटाक से दूसरा सवाल यहाँ पे देख लीजिए कि जो मुद्रण संस्कृति, ठीक है ना, जो मुद्रण संस्कृति है उसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फटाफट देख लीजिए। किसने क्या किया कि दमनात्मक नीति अपनाए जाने के बावजूद जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या भारत के विभिन्न भागों में बढ़ने लगी। उन्होंने क्या किया, कुशासन का पर्दाफाश कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी कार्यों का बढ़ावा मिला, और इसी क्रियाकलाप की वजह से जो है क्रांतिकारी भड़क उठे। जो हमारे सरकार द्वारा निंदा से क्रांतिकारी जो है भड़क उठे। और जब 1907 में पंजाब में क्रांतिकारियों को देश छोड़ने के लिए विवश किया गया, तो उनमें एक प्रमुख कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, है ना, पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने समाचार पत्र, उनका समाचार पत्र का नाम क्या दोस्तों, केसरी, है ना। तो उसमें इस बात को लिखा हुआ भी था, और इससे भड़ककर अंग्रेजी सरकार ने 1908 में उन्हें बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, ठीक है ना। तो इस मामले को जो है पूरे भारत में विरोध किया गया था बाद में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका होगा, समझ में आ गया, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी सेक्शन का 3 अंकीय प्रश्न का तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पे फटाक से देख देते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा सवाल आप यहाँ पे देखेंगे कि 1992 के जो संविधान, ठीक है ना, 1992 का जो संविधान संशोधन है उसके पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन, है ना, के 2 महत्वपूर्ण अंतर को लिखना है, समझाना है, बतला देना है, ठीक है। 1992 के जो संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो सब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 1992 से पहले जो स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान संशोधन के पश्चात चुनाव जो है वो नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता भी बन गया। तो पहला पॉइंट आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, ठीक दोस्तों। पहला पॉइंट इस प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपका सेकेंड पार्ट भी आपके पास है, यहाँ पे बी पार्ट, ठीक है ना, कि पहले यहाँ सीटें आरक्षित नहीं होती थी, ठीक है, पहले यहाँ सीटें आरक्षित नहीं होती थी, लेकिन अब महिला के लिए 1/3, मतलब हर 3 में से 1, मतलब कुल मिलाकर कहेंगे दोस्तों तो 33% सीटें जो है यहाँ पे खासकर पंचायती राज में, ठीक है ना, तो यहाँ पे आरक्षित कर दी गई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे तीसरा सी पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे ए और बी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो आपको देख रहे हैं कि राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता था उसको कराने के लिए पहले कोई संस्था नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पे जो राज्य चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल पे भी जो है राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी सेक्शन का 3 अंक वाले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए जो है पूरा प्रॉपर नोट्स मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वैसे हमारे कोचिंग में जो है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हिंदी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खासकर विशेष तौर पे अलग से मदद करनी होती है, उनको अलग से गाइडेंस की जरूरत होती है, इसीलिए जो है मैं यहाँ पे उनके लिए थोड़ा शेयर करता हूँ। पहला एक कारण हो गया दोस्तों, और दूसरा एक मेरा व्यक्तिगत कारण भी है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ कि मैं खुद भी जब पढ़ता था तो शुरुआत में मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, हालांकि बाद में मैंने जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग भी की, ठीक है, और साथ साथ उसके साथ जॉब वगैरह भी चल रही है, और साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है, टीचिंग वगैरह भी हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा खासकर जो है मतलब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट के साथ कुछ खासा और व्यक्तिगत लगाव भी रहा है, इस वजह से भी, ठीक है। तो मैं उनके लिए कुछ अलग से मैं नोट्स वगैरह शेयर करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, बाकी मैं ऑफलाइन कोचिंग में बिजी वगैरह हो जाता हूँ तो थोड़ा समय का थोड़ा पाबंदी हो जाता है, कमी हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ करता रहूँ, शेयर करूँ अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए
तो चौथा सवाल यहाँ पे देख लीजिए, आपका 3 अंकीय प्रश्न ये भी है, यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो पहला यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आरक्षित वन, ए बी सी दिया गया है, तो पहला का यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, बी में चला जाएगा, यानी वन और वन्य जीवन संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होती है। ठीक है, आरक्षित वन के लिए क्या हो जाएगा, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, तो ये होगी आपका रक्षित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अवर्गीकृत वन, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ए नंबर, इसका कहाँ चला जाएगा, ए नंबर, यानी सरकार जो है व्यक्तियों और निजी समुदायों के अधीन वन और बंजर भूमि। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपका 3 अंकीय प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कि जो जूट उद्योग होते हैं रेशे वाले है ना, वो किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था, क्या चैलेंज उनको फेस करना पड़ता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे कि जो जूट उद्योग है उनको निम्नलिखित सामना करना पड़ता था। पहला क्या है कि जूट से बनी जो बोरियां हैं उनका मांग जो है, डिमांड जो मार्केट में निरंतर लगातार कम हो रही थी, ठीक है ना, घट रही थी। दूसरा क्या है यहाँ पे कि जूट से बनी वस्तुओं का जो मूल्य है बहुत अधिक होता था, इसके वजह से जो है बाजार में इनको प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन का जो सामना करना पड़ता था। अब मान लीजिए कोई भी सामान सस्ता में मिल रहा है यहाँ पे और इसकी दाम अगर महंगा है तो कौन इसको खरीदेगा, ठीक है ना, तो इसके सामने परेशानी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इंडियन मोबाइल है, तो इंडियन मोबाइल बहुत महंगा हुआ करता था, इस वजह से चाइनीज मोबाइल ने इंडिया में भी जो है बहुत बड़ा अपना मार्केट फैला लिया हुआ था। ठीक है, तो सस्ते सामान यहाँ पे मिलने लगे, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तीसरा पार्ट है, आप देखिए कि जो कृत्रिम धागा, जो आर्टिफिशियल धागे हैं, उससे बने जो वस्तुएं हैं उनको, उनका जो प्रचलन है ना, उनका जो मतलब प्रचलन है हमारे मार्केट में, हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में है ना, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से जो है जूट उद्योग जो है उनमें समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो ये भी एक समस्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो चुका होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है 3 पॉइंट में मैंने इसका आंसर शेयर किया हुआ है, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर नहीं बल्कि यहाँ पे टर्सरी सेक्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, मतलब तृतीयक क्षेत्र, जिसको लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है, जो महत्व है, वो अन्य क्षेत्रों से अलग है ना। ये क्यों अन्य क्षेत्रों से अलग है, हमारे जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक दोस्तों, पहला होता है हमारे पास प्राथमिक, फिर होता है द्वितीय, फिर होता है तृतीय, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र के नाम जानते हैं। जबकि जो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है यानी कि टर्सरी सेक्टर, उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से यानी सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरों से अलग क्यों है, उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। तो ये देखिए आपका जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में क्या करता है, सहायता करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपने आप में उत्पादक नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन जो उत्पादक क्रियाओं जो है ना उसमें ये सहायक होती है, हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। ठीक है ना, ये भी एक वजह है। इसके आगे इसका आंसर भी फिनिश नहीं हुआ है, हम लोग इसका आंसर भी फिनिश करके यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए पूरा प्रॉपर आंसर, कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे द्वारा क्या होता है, कोई भी चीज अगर मान लीजिए उत्पादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ट्रकों द्वारा, रेलों द्वारा, ट्रेनों द्वारा, है ना, तो क्या होता है अन्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि माल को जो है गोदाम में भी रखा जाता है। ठीक है ना, तो अन्य व्यापारी जो है टेलीफोन द्वारा, पत्रों द्वारा बात करके, बैंकों से रुपया उधार लेकर, जैसे भी होता है उस माल का पेमेंट करता है। और ये सारे काम क्या होते हैं, टर्सरी सेक्टर का होता है, यानी कि तृतीयक क्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, माल का उत्पादन तो नहीं किया जाता, लेकिन उस माल को जो है अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने में, बाजार तक पहुंचाने में, मार्केट तक ले जाने में मदद करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेवा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा का कार्य करता है, न कि उत्पादन का। तो यहाँ पर उत्पादन का कार्य नहीं होता है तृतीय क्षेत्र में, बल्कि सेवा का कार्य होता है। इसीलिए हम लोग इसको सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे आंसर पूरा कंप्लीट हो गया 3 नंबर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 अंक की हम लोग आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं आपको बताया हूं कि हम लोग यहाँ पे भले 7 का 7 सवाल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 सवाल लिखने हैं, तो 5 दिए 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ठीक है ना,
ये आपका जो हो गया मौसमी बेरोजगारी, आपका हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, सामने से दिखाई देता है कि लोग रोजगार में है, लेकिन सही मायने में वो बेरोजगार होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना हम लोग आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके फटाफट। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला पॉइंट देख लीजिए कि लोग नियोजित दिखते हैं लेकिन वास्तव में नियोजित नहीं होते हैं, है ना, मतलब लगते हैं, वास्तव में क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खेत में अगर 5 आदमी का जरूरत है तो बिना मतलब का 50 आदमी लगे हुए, कोई मतलब नहीं है, बाकी 45 आदमी कोई और काम कर सकते थे, है कि नहीं। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो मौसमी बेरोजगारी है उसमें क्या होता है, उसमें स्थिति होता है कि साल में कुछ ही महीने, ठीक है ना, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पे, है ना, मात्रा, तो कुछ ही महीने लोगों को जो है काम मिलता है और बाकी समय उनको बेकार रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी दोस्तों अक्सर गांवों में मिलती है। ठीक है ना, इस प्रकार की जो बेरोजगारी अक्सर कहाँ मिलती है, गांवों में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी का तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे आप कि यह अधिकांशतः कहाँ पे होता है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में पाई जाती है। ठीक है ना, और इस प्रकार का जो लोग हैं उनको गणना करना, उनकी काउंटिंग करना, मतलब गिनती करना स्पष्ट रूप से संभव नहीं हो पाता। जबकि जो आपका यहाँ पे देखिए मौसमी बेरोजगारी है उसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं ना तो उनका गिनती करना, गणना करना स्पष्ट रूप से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, आपका हम लोग सेट मॉडल सेट 2 का हम लोग यहाँ बढ़ेंगे, हम लोग 5 नंबर वाले सवाल की तरफ। ठीक है ना, तो 3 नंबर वाले सवाल यहाँ पे आपका फिनिश होता है, 5 नंबर वाले सवाल यहाँ पे हम लोग फटाफट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर वाले सवाल फटाफट देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि उच्च औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक क्या हो गया, कुशल श्रमिक, दूसरा हो गया परिवहन सुविधा, तीसरा हो गया सरकारी प्रोत्साहन, चौथा हो गया कच्चे माल की प्राप्ति। हमारे पास 4 मेन कारक है, ऐसे तो बहुत कारक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला कारक क्या यहाँ पे कि कुशल श्रमिक होना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए श्रमिक नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो कैसे उद्योग में काम करेंगे। ठीक है ना, फिर आपका हो गया परिवहन। ठीक है, आपका फिर क्या हो गया परिवहन, ट्रांसपोर्ट का सुविधा होना चाहिए ताकि कच्चा माल को जो है कारखानों तक पहुंचाया जा सके। ठीक हो गया, आ गया सरकारी प्रोत्साहन, तो सरकारी प्रोत्साहन होना चाहिए, सरकार की तरफ से मदद होना चाहिए, नियम कानून सही से बनने चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से सुविधाएं होने चाहिए। ठीक है, और चौथा देखिए यहाँ पे कि कच्चे माल की प्राप्ति भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप चीनी का मिल लगाते हैं, शुगर मिल लगाते हैं, आसपास में आपके पास कच्चा माल के रूप में मतलब जो है ईख नहीं है, गन्ना कतारी है ही नहीं, तो कैसे आप वहां पे जो है चीनी वगैरह बनाएंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल का प्राप्ति सही तरीका से भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। आप क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 3 बता दिया, क्वेश्चन 4 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कि धारणीयता का जो विषय है ना, धारणीयता का जो विषय है, ठीक है ना, वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर्यावरण पर परस्पर निर्भर होती है और इसकी उपेक्षा पर क्या होता है, आर्थिक विकास जो भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमें जो संसाधनों का इस्तेमाल है, उपयोग है, सही तरीका से करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए ताकि जो विकास की प्रक्रिया है लगातार निरंतर जारी रहे, है ना। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, कमी जनरेशन यानी कि जो भावी पीढ़ी है, उनके लिए संसाधन बचे रहना चाहिए। नहीं कि हमने जो संसाधन का इस्तेमाल कर लिया लेकिन सारा संसाधन खत्म हो गया, भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे और मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो मानचित्र वाला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे डिस्कस फिलहाल नहीं करूंगा, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर वाले सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला सवाल में यहाँ पे देख लीजिए कि मरियन और जर्मिनिया कौन थे। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले मरियन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो है फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जो लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, उसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमाएं जो है सार्वजनिक चौराहों पर लगाए गए ताकि लोगों को एकता के रूप में जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है नेशनल सिंबल के रूप में याद आते रहे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जर्मनी में भी इसी प्रकार से क्या हुआ था कि जर्मनी राष्ट्र में जो है जर्मन राष्ट्र के प्रतीक है ना के रूप में क्या होता है, जर्मेनिया को रूपक माना गया था। ठीक है ना, इसके वृक्ष के पत्तों के मुकुट है ना, इसके बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया था और जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक
माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक तरह का क्या बलूत, पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे पहला भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे फटाक से देख लीजिए आप यहाँ पे कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो निम्न प्रकार से करता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है स्वयं उत्तरदायी सरकार का गठन करती है। यहाँ पे चुनाव जो होते हैं नियमित रूप से होते हैं, स्वच्छ तरीका से होते हैं और संपन्न तरीका से होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या यहाँ पे कि सरकार जो कार्यों की जानकारी लोकतंत्र सार्वजनिक रूप से जाना जा सकता है, तो सरकार को जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आखिरी पॉइंट है, देखिए कि जो सरकार है लोकतंत्र में वो वैधानिक सरकार है। मतलब वैधानिक सरकार कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कोई सरकार अल्पमत में आती है तो उसे, है ना, तो उससे क्या होता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है ना, रिजाइन देना पड़ता है, यानी कि उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मॉडल सेट सेकंड भी कंप्लीट किया दोस्तों। आगे हम लोग मिलेंगे मॉडल सेट 3 के साथ। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक नोट्स आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी अब रिवीजन करते रहिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।